उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग मौजूद हैं। मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जी की हार। मैं हूं मोदी का परिवार। मैं हूं मोदी का परिवार। मोदी योगी जिंदाबाद। मोदी योगी जिंदाबाद। मोदी जी को जय श्री राम। 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 तेज आ गई। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गाजियाबाद से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रोड शो में हिस्सा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जबरदस्त भीड़ उमड़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए। उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। नृत्य और गायन के द्वारा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है और सड़क के दोनों ओर जबरदस्त भीड़ उमड़ी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। तो ढोल ताशे बाजे गाजे के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत पुष्प वर्षा करते हुए लोग, और साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य और गायन के जरिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। बड़ी संख्या में बहुत बड़ी भीड़ उमड़ी है। ये आप तस्वीरें देखिए किस तरह से सड़क के दोनों ओर खचाखच भरे हुए हैं लोग। जगह तिल रखने की जगह जिसको कहते हैं कि नहीं मिल रही है, और जबरदस्त भीड़ उमड़ी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। गाजियाबाद में प्रत्याशी अतुल गर्ग के समर्थन में ये रोड शो कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग उमड़े हुए हैं दिल्ली से सटे गाजियाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। बड़ी संख्या में युवा यहां आए हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं भी देखी जा सकती हैं। ढोल का स्वर आप सुन पा रहे होंगे, संगीत का स्वर सुन पा रहे होंगे, और फूल के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। पुष्प वर्षा की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले पर। तो ढोल का बाजे गाजे, संगीत का समवेत स्वर जो है वो गूंज रहा है। मोदी मोदी के नारे गूंज रहे हैं, और बहुत ही भव्य रोड शो कहा जाएगा इसको, जिस तरह से बड़ी संख्या में लोग उमड़े हैं। सड़क के दोनों तरफ हुजूम उमड़ा है लोगों का। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, गाजियाबाद में जिसको कहना चाहिए कि रोड शो में अगर कहा जाए तो सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की ये जो भीड़ मैं देख पा रहा हूँ, ये बिल्कुल ही तिल रखने की जगह नहीं है। लोगों से खचाखच भरे हुए हैं दोनों तरफ के फुटपाथ। क्या कहेंगे आप, किस तरह से देखते हैं इसको?
ये देखिए, गाजियाबाद के मुख्य शहर में ये रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है। सड़कों के दोनों तरफ हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, बड़ी संख्या में जो युवा हैं, गाजियाबाद के जो स्थानीय लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो उत्साह है। रोड शो के रास्ते पर हम देख रहे हैं कि जो मोदी सरकार ने तमाम जो उपलब्धियां हासिल की है, उत्तर प्रदेश में जो तमाम सफलताएं हासिल हुई है, उनको दर्शाया गया है। राम जन्मभूमि मंदिर की एक रेप्लिका है, वो यहाँ पर रखी गई है। इस तरह से भव्य माहौल में हम देख रहे हैं कि रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं। दोनों तरफ जनता अभिवादन कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये गाजियाबाद बहुत महत्वपूर्ण सीट है। आप देखें तो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के सांसद यहाँ से चुनकर जाते रहे। इस बार अतुल गर्ग जो बीजेपी ने, जिन्होंने उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने इस सीट पर, उनके समर्थन में ये रोड शो हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। आप देखें सड़कों के दोनों तरफ जिस तरह से भव्य एक वातावरण में जिस तरह से जनता उत्साहित है, स्वागत कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी बहुत एक तरह से जनता के अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण सीट है बीजेपी के लिहाज से। आज हम देख रहे हैं कि तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो जो गाजियाबाद बस अड्डे के थोड़े आगे से शुरू होकर मुख्य चौराहे से गुजरते हुए आगे बढ़ रहा है। और देख रहे हैं कि ये जो मुख्य रास्ता है गाजियाबाद शहर का, ये उस मुख्य रास्ते से होता हुआ रोड शो आगे बढ़ रहा है। तो बहुत उत्साहजनक माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत प्रफुल्लित है। और तमाम हमने लोगों से बात की रोड शो के शुरू होने से पहले, जो आसपास से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए आए हुए थे, वो तमाम उपलब्धियों का जिक्र कर रहे थे। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजदीक से देखने के लिए आए, उनका अभिवादन करने के लिए आए। तो ये उत्साह दिखाता है। इस तरह से न केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, बल्कि आम लोगों में भी उत्साह है। जी, निश्चित तौर पर निशांत राय हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, शहरी सीटों की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, किस तरह से उल्लेख करना चाहेंगे बीजेपी के लिए कितना महत्व है इसका, इस सीट का, और प्रधानमंत्री का आगमन क्या दर्शाता है? निशांत, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो इसको बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। और पिछली बार भी जनरल वीके सिंह यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार थे, जो कि देश में नंबर 2 जीत उन्होंने हासिल की थी, जो मतों की बात की जाए। और अब एक बार फिर यहाँ पर बीजेपी ने अतुल गर्ग को उम्मीदवार बनाया। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ रोड शो ये दिखलाता है कि बीजेपी इस बार भी गाजियाबाद लोकसभा में बड़ी जीत हासिल करने की तमाम कोशिशें कर रही है। उन्हीं कोशिशों के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ पर मालीवाड़ा चौक से चौधरी मोड़ तक ये रोड शो कर रहे हैं, जिसमें उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं और जनरल वीके सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी उनके साथ हैं, और जो उम्मीदवार हैं अतुल गर्ग वो भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। कहा जा सकता है कि गाजियाबाद जैसी महत्वपूर्ण सीट पर प्रधानमंत्री का ये आना कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध नगर, मेरठ और बागपत आसपास की सीटों के लिए एक बड़ा संदेश है। और सीधे तौर पर बीजेपी तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश कर रही है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा फिलहाल यहाँ पर मास अपील वाला कोई बड़ा नेता है। जी निशांत, आपने जिस तरह से कहा कि गाजियाबाद हमेशा से बीजेपी के लिए एक सेफ सीट मानी जाती है, पिछली बार भी जनरल वीके सिंह 6 लाख से अधिक मतों से यहां से जीते थे, और इसके बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री यहां पर एक बार फिर से पहुंचे हैं जनता के बीच में, और ये हुजूम उमड़ा है, कहीं ना कहीं ये संदेश जो विपक्षी हैं उनके लिए भी है। जनता के साथ जो मास अपील है वो तो हो ही रही है, लेकिन इसके जरिए एक संदेश भी देने की कोशिश की जा रही है कि ये देखिए इतना हुजूम हमारे साथ उमड़ा है, इतनी जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है। बिल्कुल, ये दिखलाता है कि सेफ सीट पर भी बीजेपी किस तरीके से चुनाव लड़ रही है। बीजेपी अपने सबसे बड़े नेता को यहाँ पर लाकर रोड शो कर रही है। इसका सीधा मतलब यही है, चाहे कोई भी सीट हो, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता जो हैं वो उस पर जी जान से चुनाव लड़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद से ये बात दिखलाती है कि गाजियाबाद में जो इंडी गठबंधन की बात की जाए या अन्य दलों की बात की जाए तो उनके लिए रहा आसान नहीं है। और खुद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं तो ऐसे
ऐसे में इंडी गठबंधन के जो दिग्गज नेता हैं, ये देखने वाली बात होगी कि वो क्या गाजियाबाद आते हैं, यहाँ पर रोड शो या यहाँ पब्लिक के साथ मिलते हैं। कहीं ना कहीं ये चीजें दिखलाती हैं कि बीजेपी किस तरीके से धरातल पर, ग्राउंड पर अपने राजनीति सक्रियता को बार बार उजागर करती है और कार्यकर्ताओं से सीधा, जो इनके सबसे बड़े नेता हैं, वो कनेक्ट होने का काम करते हैं, जनता से कनेक्ट होने का काम करते हैं। अगर अभी की बात की जाए तो मालीवाड़ा चौक से चौधरी मोड़ लगभग 1.25 किलोमीटर का ये पूरा रास्ता है और इस पूरे रास्ते पे हजारों की संख्या में जनता है, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो अपने बड़े नेता की बात की जाए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों को देखने के लिए यहाँ पर उमड़े हुए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी जहां जहां से गुजर रही है, वहां वहां से कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। जी जी जी, निशांत हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ शैलेंद्र भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या कोई मैसेज पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, गौतम बुद्ध नगर जिले में जो सब अर्बन एरियाज हैं दिल्ली के, उन सब में दिया जा रहा है इस रैली के जरिए, इस रोड शो के जरिए? देखिए, संदेश बहुत स्पष्ट है। पहले और दूसरे चरण में जहां पर मतदान होना है जिन सीटों पर, उस लिहाज से आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा, सहारनपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करना, गाजियाबाद में रोड शो करना, बीजेपी 80 में से 80 सीटों का लक्ष्य लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है। लिहाजा हर एक सीट महत्वपूर्ण है और बीजेपी ये बहुत स्पष्ट तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दे रही है कि जहां पर बीजेपी मजबूत स्थिति में रही है पिछली बार लोकसभा चुनाव में, उस सीट पर भी, और जहां पर चुनौती भी है उस सीट पर भी, यानी किसी भी सीट पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जानी है। पूरी मेहनत करती है जिससे 80 में से 80 की एक सफलता जो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक लक्ष्य रखा है, उस और आगे बढ़ा जा सके, और इसीलिए हर एक सीट पर मेहनत हो रही है। और खासकर ऐसे सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर आ रहे हैं जहां से एक संदेश दिया जा सके। दिल्ली से सटा इलाका है गाजियाबाद, हम जानते हैं कि हाई प्रोफाइल सीट हमेशा से रही है। इससे पहले जनरल वीके सिंह, उससे पहले राजनाथ सिंह, बीजेपी के कद्दावर नेता जो मौजूदा समय में रक्षा मंत्री हैं, वो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे यहाँ से चुनाव उन्होंने लड़ा था। तो इस तरह से आप देखें कि बीजेपी की परंपरागत सीट रही है और बहुत एक तरह से मैसेज देने वाली भी सीट गाजियाबाद मानी जाती है। हम देखते हैं गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बगल में अगर आगे जाए मेरठ, ये वो सीटें हैं जहां अगर आप देखें 2014 हो, 2019 हो, बीजेपी को शानदार चुनावी सफलता हासिल हुई थी और बीजेपी वही सफलता इन सीटों पर दोहराना चाहती है। और ये एक संदेश सहारनपुर में हमने दिखा चुनावी जनसभा से, और अब जब हम गाजियाबाद के मुख्य शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक संदेश जाता है बीजेपी कार्यकर्ताओं को कि कोई कोर कसर नहीं छोड़िए। जहां पर आपने बड़े मार्जिन से पिछला चुनाव जीता था, उस मार्जिन को किस तरह से आगे बढ़ाना है, क्योंकि एक लक्ष्य रखा गया है 370 मत हर पोलिंग बूथ पर ज्यादा लाना है, ये बीजेपी का मत लक्ष्य है। तो बीजेपी उस और आगे मेहनत करी जहां पर पहले से मजबूत स्थिति में है या जहां चुनौतियां हैं। तो हम देख रहे हैं कि उस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माने जाते हैं, बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चेहरा है, वो आज यहाँ पर रोड शो करते नजर आ रहे हैं। जी, हम बने रहे हमारे साथ। निशांत, आपसे समझना चाहेंगे इस जो कहा जा रहा है कि इसके जरिए कई सारे संदेश भी दिए जा रहे हैं, पब्लिक के साथ कनेक्ट भी किया जा रहा है, उसमें कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना भी एक मकसद जरूर होगा प्रधानमंत्री का और पार्टी का। एक दम भरेगा कार्यकर्ताओं में भी, इस चुनाव के लिए एक मैसेज जाएगा कार्यकर्ताओं के लिए भी कि वो भी कमर कस के तैयार हो जाए। देखिए, गाजियाबाद सीट जब भी बात की जाती है तो बीजेपी के लिए आज से नहीं, जब बीजेपी शुरुआती दौर में संघर्ष कर रही थी तब से ये बेहद तेज सीट रही है। रमेश चंद्र तोमर यहाँ से 4 बार लोकसभा के सांसद रहे। अगर उनके बाद बात की जाए तो एक बार ये सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, सुरेंद्र प्रकाश गोयल, और उसके बाद फिर बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2009 में यहाँ से सांसद बने। 2014 में जनरल वीके सिंह ने एक बड़ी जीत हासिल करी। 2019 में जनरल वीके सिंह ने देश में दूसरी सबसे बड़ी जीत हासिल करी। तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए गाजियाबाद सेफ सीट है, लेकिन उसके बावजूद अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ आते हैं, तो ये जरूर दिखलाता है कि निचले स्तर के कार्यकर्ता से किस तरीके से बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व खुद को कनेक्ट कर रहा है उस सीट पर जहां पर अत्यधिक मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सीधा मैसेज ये है कि बीजेपी को बहुत बड़ी जीत चाहिए और जो 80 के टारगेट की बात की जा रही है वो
80 का टारगेट किसी भी तरीके से अचीव होना चाहिए। और अगर इस रोड शो की बात करें तो इसका असर केवल गाजियाबाद में नहीं होगा, क्योंकि गाजियाबाद की अगर बात की जाए, जहां पे रोड शो किया जा रहा है, मेन मार्केट के पास किया जा रहा है, और यहाँ पर बागपत की बात की जाए, हापुड़ की बात की जाए, इसके अलावा अन्य आसपास के गौतम बुद्ध नगर जिलों की बात की जाए, तो लोग यहाँ पर शॉपिंग करने आते हैं, उनकी दुकानें हैं, तो उसका असर इन आसपास की सीटों पर भी साफ तौर पर पड़ेगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए हैं। जी जी जी, निश्चित तौर पर हालांकि ये जो हुजूम उमड़ा है, ये जो भीड़ है, ये बहुत कुछ कहने के लिए काफ़ी है। बावजूद उसके एक रिपोर्टर के तौर पर आपने तमाम लोगों से वहाँ बातचीत की होगी इस कवरेज के दौरान, क्या कुछ कहना है आम लोगों का, क्या रिएक्शन है उनका इस भीड़ पर, इस हुजूम पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के आगमन पर? देखिए, अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो तापमान है वो दोपहर 3 बजे से यहाँ भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। गर्मी काफी ज्यादा थी, उसके बावजूद जनता अपने नेता को देखने के लिए यहाँ सड़कों पर खड़ी थी। और जब हमने उनसे बातचीत की कि इतनी धूप में चाहे महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बुजुर्ग हों, सभी लोग आए थे। सबका यही कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना है। और जिस तरीके से तमाम कार्य किए हैं उन्होंने अपने 10 साल के टेन्योर में, कहीं ना कहीं उन कार्यों को अगर बात की जाए, यहाँ पर मालीवाड़ा चौक पर राम मंदिर की बड़ी जो प्रतिलिपि एक तरीके से दर्शाई गई थी, जगह जगह पर जो केंद्र सरकार के काम थे, उनकी योजनाओं का बखान किया गया था। तो कहीं ना कहीं जनता को कामों के माध्यम से, विकास योजनाओं के माध्यम से जोड़ने की कोशिश थी और जनता जुड़ती हुई भी नजर आ रही थी जब हमारी उनसे बात हुई। जी, इस भीड़ में हमने निशांत आरएलडी के झंडे भी देखे, तो ये माना जाए कि जो गठबंधन है वो नीचे जनता तक पहुंचा है और सही तरीके से, जिसको कहना चाहिए कि आम जो कार्यकर्ता हैं वो भी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, जहां तक आरएलडी गठबंधन की बात की जाए तो आरएलडी का सबसे ज्यादा असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता है और गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, इसके अलावा बात की जाए मेरठ, मुजफ्फरनगर, इन तमाम सीटों पर उसका बड़ा जो वोटर हैं वो यहाँ पर मौजूद है। गाजियाबाद में बात की जाए तो आरएलडी के जिला अध्यक्ष यहाँ पर दोपहर से ही मौजूद थे और आरएलडी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे और सबकी कोशिश थी कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ रोड शो करेंगे तो उनका सब मिलजुल कर स्वागत करेंगे। और जो गठबंधन जिस तरीके से धरातल पर उतरता हुआ नजर आया है, चाहे इस रोड शो की बात न की जाए, इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने जो मेरठ में रैली की थी या आज जो अलग अलग जगहों पर रैली की, वहां अच्छी खासी संख्या में जो आरएलडी के कार्यकर्ता टोपी और झंडे लगाए नजर आ रहे थे। जी जी जी, निश्चित तौर से। शैलेंद्र, आपसे अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत को समझने की कोशिश करें, किस तरह से गाजियाबाद एक कहीं ना कहीं जिसको कहते हैं कि टेम्पो सेट करेगा बाकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए जब इस रोड शो की बात होगी, जब इस भीड़ की बात होगी? क्या शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं? शैलेंद्र, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल निखिल, मैं आपको सुन पा रहा हूँ और आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या आवाज आ रही है? जी जी जी, बताइए शैलेंद्र। मैं कह रहा था कि जो पहले और दूसरे चरण की जो सीटें हैं वो उसमें गाजियाबाद एक सबसे हाई प्रोफाइल की सीट के तौर पर देखी जा रही है। गाजियाबाद, मेरठ और मक्का जैसी सीटें जहां पर सबकी बहुत नजरें हैं, इसलिए भी है क्योंकि ये बहुत हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ से हम जानते हैं कि इंडी गठबंधन में कांग्रेस पार्टी के कोटे में सीट दी गई है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी को जो 17 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में गठबंधन के कोटे के तहत हासिल हुई है, उसमें से गाजियाबाद बात हमने पिछले चुनाव में देखा था 2019 में जब आरएलडी साथ नहीं भी थी, तब भी हमने देखा था कि एक शानदार सफलता इस पूरे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई थी। अब आरएलडी के तौर पर जयंत चौधरी भी साथ आए हैं। ऐसे में बीजेपी को लगता है जिन सीटों पर वहां पर जीत का आंकड़ा और बेहतर होने वाला है और यही वजह है कि पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और पार्टी को लगता है कि पहले दूसरे चरण में ही नहीं बल्कि हम जानते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी ऐसे गठबंधन बीजेपी ने बनाए हैं, उसमें सुभाषपा साथ आई है, पहले से ही अपना दल साथ में है, प्रवीण की पार्टी, संसार की पार्टी साथ में है। तो बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में मजबूती के बावजूद तमाम दलों को साथ जोड़ा है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि 80 में से 80 सीटें बीजेपी के खाते में आए और उसके लिए कोई कोर कसर हम छोड़ते हुए बीजेपी की तरफ से दिखाई नहीं दे रहे हैं। बीजेपी पूरी कोशिश कर रही मिले और जहां पर वो एक तरह से पार्टी के लिए सेफ सीटें मानी जाती है
वहां पर भी मार्जिन बढ़ाने के लिए, वहां पर भी कार्यकर्ताओं के उत्साह को बनाए रखने के लिए पूरी ताकत लगाई जाए। और यही वजह है कि गाजियाबाद से संदेश दिया जा रहा है, गाजियाबाद से मेरठ तक। और आप देखें जो पहले 3 चरणों की अगर हम उत्तर प्रदेश की सीटों की बात करें निखिल, तो मेरठ में चुनावी जनसभा से आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। एक तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती से उत्तर प्रदेश में चुनावी अभियान की शुरुआत की, आज सहारनपुर में चुनावी जनसभा की, और आप देख रहे हैं कि गाजियाबाद में रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो तकरीबन पूरा का पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश एक तरह से कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभाओं से या फिर रोड शो से कवर किया जा चुका है। और इससे पहले भी हमने देखा कि तमाम बीजेपी के शीर्ष नेता, इसी गाजियाबाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो यहाँ से 2 बार सांसद भी चुने जा चुके थे इससे पहले, वो आए थे चुनावी जनसभा को संबोधित करने। तो बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, हर एक सीट पर, उस सीट के समीकरण के लिहाज से, उस सीट पर कितनी ताकत लगानी है उस लिहाज से, और साथ ही साथ एक संदेश देने के लिहाज से भी कि कार्यकर्ताओं में जोश भरना है, कार्यकर्ता कोई कोर कसर न छोड़े किसी भी सीट पर। जी निखिल। जी शैलेंद्र, अगर ये जो भीड़ है, जिस तरह से आम जन यहाँ उमड़े हैं, महिलाओं को देख पा रहे हैं आप, युवाओं को देख पा रहे हैं, बच्चे बूढ़े जवान जिस तरह से उमड़े हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से लोकप्रियता के रथ पर सवार हैं, ये दर्शाने के लिए काफ़ी है। क्या इससे विपक्षियों को भी अपनी जो रणनीति है उस पर दोबारा होमवर्क करने पर मजबूर होना पड़ेगा? उनके लिए भी एक संदेश है। निखिल देखिए, इस बात को विपक्षी दल भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक लोकप्रिय चेहरा है और बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर बहुत चुनावी जनसभाएं करते हैं। और उनकी जनसभाओं में, उनके रोड शो में जिस तरह की भीड़ दिखाई देती है, और भीड़ का जो एक रिस्पांस दिखाई देता है, अपने नेता से जो कनेक्ट दिखाई देता है, वो दिखाता है कि कितना कनेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आम लोगों के साथ है। आप इस भीड़ में देखें, ये ज्यादातर स्थानीय लोग हैं, इसमें महिलाएं बड़ी संख्या में हैं। हमने एक ऐसे बुजुर्ग से बात की जो इलाज के लिए यहाँ कुछ एक अस्पताल में आए हुए थे, उनका इलाज हो चुका था, वापस जाते उनको तो यहाँ पर रुके हुए। उन्होंने कहा कि दरअसल मुझे पता चला कि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होने वाला है, इसलिए वो यहाँ रुक गए हैं। बहुत प्रसन्नचित थे कि तमाम योजनाओं के जरिए उन जैसे बुजुर्ग को भी लाभ काफी हुआ है। तो आप इस तरह के भी लोग जिनको किसी योजना से लाभ हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उससे लाभ हुआ है, वो लाभार्थी वर्ग वो भी दिखाई देता है बड़ी संख्या में। और शायद 2014 के बाद 2019 में जो जीत हासिल हुई और तमाम विधानसभा चुनाव में जो जीत हासिल हुई, उसमें एक फैक्टर के तौर पर देखा भी जा रहा है कि जो एक नया लाभार्थी वर्ग तैयार हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर, उसने बीजेपी के वोट बैंक को बढ़ाने का काम किया है। और यही वजह है कि बीजेपी अपने मत प्रतिशत के आंकड़े को और आगे ले जाना चाहती है और 50% से ज्यादा मत का एक टारगेट रखा गया है। और जहां पर 50% मत पहले ही हासिल किए जा चुके हैं, वहां पर उसे 60% तक ले जाने का लक्ष्य है। तो एक पार्टी के तौर पर ये बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, लेकिन बीजेपी को लगता है कि इसमें ज्यादा चुनौती नहीं आएगी। और पार्टी के राजनीतिक दल के तौर पर बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है अपने उस टारगेट को पूरा करने के लिए। इसीलिए हम देखते हैं कि पन्ना प्रमुख के साथ संवाद हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के जो बूथ कार्यकर्ता हैं उनके साथ समय समय पर संवाद करते रहते हैं। पन्ना प्रमुख और बूथ प्रमुख से सीधे राष्ट्रीय स्तर पर नेताओं का संवाद होता है और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि हर बूथ पर 370 वोट कैसे ज्यादा हो, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में ज्यादा आए 2019 के मुकाबले, उस पर काम किया जाए। तो इस तरह की चुनावी जनसभाओं में, रोड शो में वो भीड़ दिखाई भी देती है, वो रिस्पांस दिखाई देता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जनता के प्रेम को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ते जनता से संवाद करने में, उनका अभिवादन स्वीकार करने में। और ये तस्वीरें आपको दिख भी रही होंगी जहां हर वर्ग के लोग हैं, महिलाएं हैं बड़ी संख्या में, युवा हैं, आसपास के व्यापारी हैं, जो गाजियाबाद के मुख्य शहर से ये रोड शो होकर गुजर रहा है, तो हमें आसपास के व्यापारी भी बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। जी निश्चित तौर पर निशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, जब हम उम्मीदवारों के चयन की बात करते हैं, पहले ही चरण में जिस तरह से नाम दिए गए तमाम उम्मीदवारों के, एक बड़ी संख्या में 51 उम्मीदवारों के नाम दिए गए उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, स्थानीय उम्मीदवारों को मौका देना, अगर गाजियाबाद सीट की बात करें, राजनाथ सिंह और जनरल वीके सिंह जैसे बड़े चेहरे यहाँ पर न सिर्फ चुनाव जीत चुके थे बल्कि कंफर्टेबल मार्जिन और बड़ी मार्जिन के साथ उन्होंने जीत दर्ज की थी। क्या ये एक रणनीति है बीजेपी की? क्या साधारण कार्यकर्ताओं के लिए भी ये एक संदेश है कि किसी भी कार्यकर्ता को चुनाव लड़ा सकती है बीजेपी? निश्चित तौर पर देखिए, बीजेपी ने समय समय पर इस तरीके का संदेश दिया है। हमने पहले लोकसभा चुनाव से
पहले बात करें तो 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की चयन प्रक्रिया एक तरीके से मीडिया से लेकर तमाम बुद्धिजीवों के लिए एक बड़ा झटका थी। जो अनुमान लगाए जा रहे थे, अनुमान पूरी तरीके से टूट चुके थे। इसी तरीके से गाजियाबाद में इस बार बीजेपी ने यहाँ के शहर विधानसभा के विधायक अतुल गर्ग को मौका दिया। और आपको बताएं कि ये जो रोड शो हो रहा है वो शहर विधानसभा में ही पड़ता है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं बीजेपी ये मैसेज दे रही है कि किस तरीके से आम कार्यकर्ता को बड़ा पद दिया जा सकता है। और अतुल गर्ग की बात की जाए तो उनके राजनीतिक इतिहास रहा है गाजियाबाद में। उनके पिता दिनेश चंद्र गर्ग गाजियाबाद के पहले मेयर रहे हैं, बीजेपी से ही वो मेयर बने थे। और उसके बाद अतुल गर्ग जो है यहाँ पर पहले भी चुनाव लड़ चुके थे विधायक का, और एक बार फिर यहाँ पर अतुल गर्ग जो है शहर विधानसभा से विधायक है। तो इसका सीधा मतलब यही है कि आम कार्यकर्ताओं को किस तरीके से आगे बढ़ाना है ये पार्टी सुनिश्चित कर रही है। और जो सीट बहुत वीआईपी सीट मानी जाती थी गाजियाबाद, उस सीट पर आम कार्यकर्ताओं को ये मैसेज दिया है पार्टी ने कि कोई भी वीआईपी नहीं है। जो पार्टी की सेवा करेगा, जो संगठन के हिसाब से चलेगा, उसको पार्टी मौका देगी। और अतुल गर्ग को ये मौका देकर पार्टी ने संदेश को स्पष्ट कर दिया है। जी, मुझे आप लगातार खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गाजियाबाद की सीट पर नजर रखते रहे निशान। गाजियाबाद में पार्टी की रणनीति के तहत ही प्रधानमंत्री यहाँ पर रैली ये एक रोड शो कर रहे हैं। किस तरह से इस रणनीति को आगे बढ़ाएंगे और क्या कुछ आपको लगता है कि रणनीति होगी इन चुनावों में बीजेपी की? देखिए, जहां तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर विधानसभा चुनाव का नतीजे देखें तो बीजेपी के पक्ष में काफी अच्छा माहौल था 2022 के चुनाव में। और ऐसे में बीजेपी से 2024 में और मजबूती के साथ आगे लाना चाहती है, जिसके चलते बीजेपी ने आरएलडी के साथ गठबंधन किया, खासकर उन सीटों के लिए जहां पर पिछली बार बीजेपी को काफी मशक्कत करनी पड़ी, हार का सामना करना पड़ा। मुरादाबाद की बात की जाए, अमरोहा की बात की जाए, तो सहारनपुर की बात की जाए, तो ये सीटें थी जहां पर बीजेपी को नुकसान हुआ। लेकिन आरएलडी के अब साथ आ जाने के बाद बीजेपी को उम्मीद है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस बार पार्टी क्लीन स्वीप कर सकती है, क्योंकि एक खास जो जाति थी वो नाराज बताई जा रही थी। लेकिन इस बार जब आरएलडी का गठबंधन बीजेपी के साथ हो जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो उसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कमान संभाली है, मैंने पहले भी कहा कि देश में उनसे बड़ा कोई मास अपील वाला लीडर नहीं है। ऐसे में प्रधानमंत्री कहीं पे रैली कर रहे हैं, कहीं पे रोड शो कर रहे हैं, और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। मुद्दों की बात की जाए तो यहाँ पर मुजफ्फरनगर के बाद से लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मसला रहा है। लेकिन बीजेपी की सरकार जब 2017 के बाद से बनी तो स्पष्ट रूप से दिखा कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफी सख्ताई की गई, और उसका असर 2022 के चुनाव में मिला। और 2024 में जब पार्टी पूरी तैयारी के साथ बूथ पर मजबूती के साथ खड़ी है, तो इसका असर जो है चुनाव के नतीजों में साफ तौर पर देखने को मिलेगा। इंडी गठबंधन बेहद परेशान है। हमने देखा है कि किस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार अखिलेश यादव अपने कैंडिडेट बदल रहे हैं, और अभी तक वो बात की जाए तो लगातार हर सीट पे कहीं ना कहीं कैंडिडेट को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी अपने बूथ मैनेजमेंट के दम पर एक एक बूथ पर पहुंच चुकी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहाँ पर नेतृत्व करने की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। जी, निशांत, आपने मुद्दों की बात कही, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं जिनको लेकर के बीजेपी पूरे देश भर में जा रही है, वर्सेस जो स्थानीय मुद्दे हैं, आपको लगता है कि गाजियाबाद में किन किन मुद्दों के सहारे चुनाव लड़ेगी बीजेपी? मास अपील की बात तो अपनी जगह पर ठीक है, और जिस तरह से जो जन समुदाय उमड़ा है वो भी अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन मुद्दे तो जरूर जनता के बीच लेकर जाएंगे। देखिए, गाजियाबाद की जहां तक बात की जाए तो गाजियाबाद में एक बड़ा वर्ग व्यापारी वर्ग का है, और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा मुद्दा हिट करते आया वो लॉ एंड ऑर्डर का है। और फिलहाल की स्थिति देखें तो उसमें कहीं ना कहीं योगी सरकार की लगातार सराहना हो रही है। दूसरी तरफ अगर विकास की बात करें तो रैपिड मेट्रो गाजियाबाद को मिली। इसके अलावा मेट्रो का विस्तार गाजियाबाद हिंडन जो नैब बस अड्डे तक हुआ। इसके अलावा अगर बात की जाए तो गाजियाबाद हिंडन एयरपोर्ट का जो है वो निर्माण कार्य किया गया। इसके अलावा बात की जाए तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे गाजियाबाद से होकर निकला, और तमाम तरह की विकास परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें जब गाजियाबाद के सांसद जनरल वीके सिंह थे वो इसको लेकर आगे बढ़े। कहीं ना कहीं ये विकास की योजनाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, मुख्यमंत्री का लॉ एंड ऑर्डर, ये दिखलाता है कि गाजियाबाद में बीजेपी की तरफ आखिर जनता क्यों आकर्षित हो रही है, क्यों इतनी बड़ी भीड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में नजर आ रही है।
जी 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 जब आप पार्टी की रणनीति की बात करते हैं निशांत, तो क्या वोटर टर्नआउट बढ़ाना भी, उदासीन वोटर जैसे कुछ होते हैं उनको भी घर से निकालना इस रणनीति का एक हिस्सा होगा? और जब इस तरह के रोड शोज होते हैं जहां पर एक लोकप्रिय नेता, जैसे आपने कहा कि ट्रम्प कार्ड हैं या सबसे बड़े लोकप्रिय नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका भी जनता के बीच में अपील करना आकर, ये उस रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है? देखिए, पहले मैं आपको गाजियाबाद का समीकरण बताना चाहता हूं किस तरीके से जो जिस उदासीन वर्ग की आप बात कर रहे हैं उसको साधने की कोशिश की जा रही है। गाजियाबाद में जो सांसद का टिकट दिया गया अतुल गर्ग वैसे समुदाय से आते हैं, गाजियाबाद की मेयर वैसे समुदाय से आती हैं, सुनीता दयाल पूर्व जो यहाँ पर जो अभी वर्तमान में सांसद है जनरल वीके सिंह वो ठाकुर समुदाय से आते हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष जो पश्चिमी भाजपा ने क्षेत्र बांटा है वो ठाकुर समुदाय से आते हैं। यहाँ पर कैबिनेट मंत्री अभी हाल में ही सुनील शर्मा को बनाया गया था जो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। इसके अलावा जो महानगर अध्यक्ष हैं संजीव शर्मा वो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। इसके अलावा मुरादनगर यहाँ पे एक विधानसभा पड़ती है, वहां पर त्यागी समुदाय के विधायक अजीत पाल त्यागी, और मोदी नगर की बात की जाए जो गाजियाबाद लोकसभा में आता है वहां पर जाट समुदाय से विधायक। तमाम समाज के सामाजिक जो ताना बाना है और जिसको सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है वो गाजियाबाद में बीजेपी की हमेशा से मजबूत रही है। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो युवा वोटर और जो वोटर कहीं ना कहीं उदासीन होता है, कुछ मन में संशय होता है, उसमें इस तरीके के लीडर का यहाँ का रोड शो करना ये दिखलाता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं हर वर्ग के जो वोटर है उसको अपने साथ जोड़ना चाहती है और चुनाव में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करना चाहती है। खासकर पिछला जो रिकॉर्ड 6 लाख से ज्यादा मतों का जीतने वाला था उसको तोड़ना चाहते हैं। आपको एक और बात बताऊं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सुनील शर्मा जो कि साहिबाबाद विधानसभा से आते हैं, गाजियाबाद लोकसभा का हिस्सा है, सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले विधायक रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार गाजियाबाद से उसे रिकॉर्ड तोड़ जीत मिलेगी। और बात की जाए उम्मीदवार की तो हालांकि तमाम उम्मीदवार अपने तरीके के दावे करते हैं, लेकिन अतुल गर्ग 6 लाख से ज्यादा वोटों से जीतने का दावा कर रहे हैं। जी 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 हमारे साथ हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, जिस तरह की भीड़ उमड़ी हुई है शहर की सड़कों पर और सड़क के दोनों तरफ तिल रखने की जगह नहीं है फुटपाथ पर, अगर ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, आह्लादित हो गए बीजेपी के नेता। तमाम समीकरणों की बात निशांत राय ने अभी की है, लेकिन मोदी की लोकप्रियता इन सब पर सर चढ़कर बोल रही है। देखिए, ये भारतीय लोकतंत्र का आप ये कहिए कि भारतीय लोकतंत्र में इसको चुनाव को एक बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। तो ये चुनाव के फेस्टिवल में जो जनता का रेसिप्रोकेट करता है नेताओं को देखने के लिए जलते जुलूस में आने का, ये भी एक अभूतपूर्व है। अब दुनिया में कहीं ऐसा नजारा आप नहीं देखे होंगे जो भारत में देखते होंगे जी, कि यहाँ चाहे जिन नेताओं के इस दौर में जो रैलियां होती हैं, जो जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं, रोड शो होते हैं, एक बड़ी लंबी भीड़ होती है, लोगों की उत्सुकता होती है अपने नेताओं को करीब से देखने का, समझने का। तो ये भीड़ तो एक तरह से आप देखें तो नेताओं के इस रैलियों में भीड़ जो है वो आम बात है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी के रोड शो को जब हम बात करते हैं और जब इस बात की जब हम चर्चा करते हैं अपने इस कमेंट्री में, तो इसमें एक कुछ खास होता है। खास ये होता है कि जितने भी लीडरों का अभी हम देख रहे हैं रोड शो हो रहा है या रैलियां हो रही है, वो सीजनल होता है। वो चुनाव के दौरान लीडर जाते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये जो रिचार्ज प्रोग्राम है रोड शो के जरिए, ये आप देखते होंगे कि सालों भर चलता है। अब तक के इसमें भारत के प्राइम मिनिस्टर के इसमें अगर आप देखें कि जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, तो ये मोदी से इतना रोड शो शायद ही किसी प्राइम मिनिस्टर न किया हो। और वो भी कोई आज ऐसा नहीं है कि यूपी के पीएम सांसद आते हैं, बनारस से सांसद आते हैं तो यूपी से उनका एक लगाव है, ऐसा नहीं है। वो देश के किसी भी हिस्से में जाए, चाहे लक्षद्वीप में जाए, कन्याकुमारी में जाए, नॉर्थ ईस्ट के किसी आप स्टेट में जाए, हर जगह पीएम का जो एक आकर्षण है लोगों से मिलने का, रिचॉर्ट का, उसको आप एक अलग तरह से देखते हैं। कि आप जब देखते हैं कि पीएम के रोड शो के लिए लोग कैसे घंटों घंटों का इंतजार करते हैं पीएम की एक झलक पाने के लिए, और वो ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी को आप देखते होंगे तो उसी तरह से हर रोड शो में एक एक लोगों को एक तरह से वो अभिवादन को स्वीकार करते हैं, उनके साथ में नजर मिलाते हुए और एक तरह से अभिवादन करते हुए जब वो कनेक्ट करते हैं, तो ये जब बात आपके सामने में टेलीविजन स्क्रीन पे अभी दिख रही होगी, तो जब आप पीएम मोदी को जननायक कहते हैं तो ये जननायक कोई फ्रेज नहीं है,
ये इसी रैली में, इसी तरह के रोड शो का जो लोगों का आकर्षण है वो उन्हें एक जननायक बनाता है। अभी आप इस देखिए, पिछले इलेक्शन में पिछले 2-3 महीना में अभी आप गाजियाबाद का टेम्परेचर देखिए, 35-36 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर है। उसमें आप देखिए 2 घंटे 3 घंटे से पहले इस कड़ाके धूप में लोग दोनों बगल खड़े हुए हैं और वो इंतजार में है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो ये काफिला है वो इधर से गुजरेगी, और लंबा काफिला से चलते हुए लोगों का वो प्रतीक्षा देखिए, वो धैर्य देखिए, वो गर्मी के इस तपिश के बावजूद वहाँ पे लोगों का एक तरह से उत्सुकता देखिए, और उसी तपिश में प्राइम मिनिस्टर मोदी का उन लोगों के बीच पहुंचना, उनके अभिवादन को स्वीकार करना, तो ये एक दिन का नहीं है, इसमें बहुत लंबा समय लगता है। ये भरोसे का जब नेतृत्व की बात आप करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी उन लोगों के सामने में एक भरोसे का नेतृत्व की बात जब सामने में दिखता है तो उसमें लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है। निश्चित तौर पर ये भरोसा जीतने में वक्त लगा है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और एक दिन में ये भरोसा नहीं बना है। पिछले 10 वर्षों का जो कार्यकाल है, जो उपलब्धियां हैं, वो निश्चित तौर पर बीजेपी जनता के बीच में रख रही है। और जैसा कि हमारे दोनों संवाददाता सहयोगी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी के रूप में एक तुरुप का इक्का बीजेपी के पास है। आपने कहा कि रोड शोज पहले भी होते थे, लेकिन जो एक कहा जाए कि एक नया ट्रेंड बनाया है पीएम मोदी ने, सबसे ज़्यादा अब वो रोड शोज़ भी कई बार करते हैं। आप देखते होंगे कि रैलियों पर पहले नेता ज़्यादा भरोसा करते थे, लेकिन जनता के साथ सीधा कनेक्ट करने का ये जो तरीका है, ये शायद ज़्यादा मुफीद है नेताओं के लिए, और प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया ट्रेंड सेट किया है। डेफिनेटली आप ये मानिए कि उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, ये देश में इंदिरा गांधी के बाद आप कह सकते हैं कि 30-40 साल के बाद देश को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में प्राइम मिनिस्टर मोदी लोगों के सामने में है। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में जाके रैली करे या गाजियाबाद जैसे बनारस में के शहर में करे रैली, हर लोगों को एक बार ये रहता है कि मोदी का एक झलक देखने का, और वो इसलिए रहता है कि ये जो मोदी का आकर्षण है, ये आप इस टेलीविजन के आकर्षण से या प्राइम मिनिस्टर मोदी के लगातार भाषणों से नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इतने वर्षों में जो लोगों के, आम लोगों के जिंदगी में जो बदलाव लाया है, जो बदलाव लोगों ने करीब से देखा है, शहरों की जो बदलते हुए तस्वीर को लोगों ने देखा है, तो जाहिर सी बात है उसका एक आकर्षण अपने नेतृत्व को लेके होता है कि इस नेतृत्व ने इस दौर में एक परिवर्तन किया, कि एक झांकी हमारे सामने में दिखाया। जब से प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ये जो विकास आप देख रहे हैं ये एक ट्रेलर है, बाकी झांकी तो अभी बाकी है, तो शायद लोगों को यकीन होता है कि उसने करके दिखाया है। ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है जो आपको मैनिफेस्टो में अपने डेवलपमेंट के प्लान को गिनाते हैं, फ्रीबी के एजेंडे को गिनाते हैं। मोदी के सामने में ये चीज तो है कि वो ये बात कह के, ये बात अपना जो रिपोर्ट कार्ड है लोगों के सामने में रखते हैं और मजबूती से रखते हैं, तो लोग डेफिनेटली उस बात में यकीन करते हैं, उसमें भरोसा करते हैं, और यही यकीन जो है, यही भरोसा जो है लोगों को घरों से खींच के इस तपिश में, इस भारी गर्मी में भी रोड पे आप देख रहे हैं कि दोनों बगल के किनारे में लोगों का जो उत्साह है, लोगों के जो उत्सुकता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपने करीब में पाने का, लोगों की जो उत्सुकता है कि एक झलक मोदी को देखने का, तो ये झलक बनाने में किसी नेता को बरसों लग जाते हैं, जो मोदी ने इन 10 सालों में बनाया है। जी, निश्चित तौर पर बरसों लग जाते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी ने बनाया है। और आप जिसका जिक्र कर रहे थे, अपने अपने घरों की छतों से, दुकानों में, जिसको कहते हैं वो देशज भाषा में कहता हूँ कि ठसे हुए और ज़बरदस्त तरीके से जो लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए दिख रहे हैं, ये लोकप्रियता का एक पैमाना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और जिस तरह से विनोद जी आप कह रहे थे कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण देश के किसी भी कोने में, ये सिर्फ गाजियाबाद शहर की बात नहीं है, और गाजियाबाद जैसा कि लगातार हमारे दोनों सहयोगी संवाददाता ये कह रहे हैं कि सेफ सीट है बीजेपी के लिए, लोकप्रियता का पैमाना प्रधानमंत्री का यहाँ पर देखा जा सकता है। शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी युवाओं के साथ साथ। शैलेंद्र, हम देख रहे हैं कि अब एक नया ट्रेंड है, और ख़ासतौर पर पीएम मोदी की सभाओं में महिलाएं भी खूब बड़ी संख्या में जुट रही हैं। क्या संदेश इससे उपजता है? क्या आपको लगता है इसकी वजह? देखिए, बीते 10 वर्षों में हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए तमाम काम किए हैं, और उसकी एक झलक आप अब चुनावी जनसभाओं में, रोड शो में दिखते हैं, जब बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी होती है। आमतौर पर देखें, केंद्रीय योजनाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद इस बात पर ध्यान दिया गया है कि महिलाओं के नाम पर अब जो आवास, प्रधानमंत्री आवास आवंटित होता है,
वो घर की महिला मुखिया के नाम पे होता है, उससे उनको सशक्तिकरण करने का काम किया गया है। हम लखपति दीदी देख रहे हैं कि तमाम स्वयं सहायता समूह के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जा रहा है। और नारी वंदन विधेयक एक तरह से किस तरह से राजनीतिक भागीदारी महिलाओं की और सुनिश्चित की जानी है, उस तरफ भी एक ऐतिहासिक काम मोदी सरकार ने किया है, जिसमें देश की लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण को सुनिश्चित किया गया है। इस तरह के हम तमाम काम देखते हैं जो न केवल राजनीतिक तौर पर बल्कि ये सुनिश्चित किया गया है कि आधी आबादी का सशक्तिकरण हो, उनका सामाजिक सशक्तिकरण हो, उनका राजनीतिक सशक्तिकरण हो। वो झलक हमें तमाम जो तस्वीरें हम देखते हैं रोड शो में, या फिर आज ही हम गाजियाबाद के इस रोड शो में देख रहे हैं, निश्चित तौर पर दिखाता है कि किस तरह से उत्साह के साथ महिला, न केवल बीजेपी महिला कार्यकर्ता बल्कि आम महिला वो शामिल होती है। हमने तमाम महिलाओं से बात भी की कि आखिर वो क्या वजह है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए कई घंटे पहले आ जाती है। सब इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पर रेखांकित कर रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक नजरिया बदला है, समाज का भी एक नजरिया बदला है। महिलाओं को आगे बढ़ाने को लेकर, छात्राओं को, लड़कियों को पढ़ाने को लेकर, हम जानते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान शुरू किया गया था, इस तरह से सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाएं जो बच्चियों के भविष्य को सुनिश्चित करती हैं, तो ऐसी तमाम छोटी छोटी योजनाओं पर काम हुआ है, जिससे आज एक आम महिला को लगता है कि वो पुरुषों के बराबर है या उनसे भी आगे जाकर काम कर सकती है। और तमाम उन क्षेत्रों में हम महिलाओं को आगे आते हुआ देखता भी है जो परंपरागत तौर पर पुरुषों के क्षेत्र माने जाते थे। तो निश्चित तौर पर उसमें बहुत योगदान है मोदी सरकार की योजनाओं का और उस वातावरण का जो मोदी सरकार की अगुवाई में बनाया गया है। तो वो उसकी एक झलक हम तस्वीरों के माध्यम से इस तरह के रोड शो में भी देखते हैं। और गाजियाबाद चूंकि एक शहरी इलाका है, तो यहाँ हमने देखा कि बड़ी भागीदारी महिलाओं के देखने को मिली। हालांकि आप दूर दराज के इलाकों में भी जाएं जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होता है या फिर चुनावी जनसभा होती है, हम बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी देखते हैं। जी, निश्चित तौर पर। विनोद जी, अगर इसी सवाल को आपके साथ आगे बढ़ाना चाहे, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी तो निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं वो आ रही है, लेकिन जिस तरह से महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ सिर्फ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं बल्कि एक स्टेप आगे निकल रही हैं, तो महिलाओं के तौर पर एक नए वोटर वर्ग का उदय हुआ है। वो पहले का समाज नहीं रहा जब महिलाएं घर की पुरुषों के कहने पर वोट दिया करती थी, और यही वजह है कि जब इस तरह की चाहे वो रैलियां हो या रोड शोज हों तो वो भी खुल करके हिस्सा ले रही हैं उसमें। निखिल, मैं एक और नई बात कहना चाहूंगा। अभी हमारे दोनों रिपोर्टर आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो योजनाओं की बात तो उन्होंने की है और बहुत बखूबी से हम लोगों को योजनाओं की बात समझाया है। और महिला वोटर्स की जो एक ललक है और देश में महिलाओं को जो भागीदारी की बात जब आप करते हैं तो डेफिनेटली ये बात तो चर्चा में आनी ही है। लेकिन मैं अलग बात ये कर रहा हूँ कि मौजूदा इलेक्शन में आप देखिए कि मौजूदा इलेक्शन को अगर आप इस तरह से देखें कि बदले दौर में ये इलेक्शन किस तरह से बदला है, उसमें बदले की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बदलाव में सीधे सीधी भागीदारी की बात है। और भागीदारी आधी आबादी के जो प्रमुखता से सामने में आई है वो एक इम्पोर्टेंट चीज है। वो आप कह सकते हैं कि एक तरह से एक इंटरनेशनल खबर की एक हेडलाइन बनती है आजकल कि महिलाएं की जो भागीदारी है इलेक्शन में, चाहे वो वोटिंग आप ये देखें कि जो भी वोटिंग परसेंटेज है, जहां जहां वोटिंग टर्नआउट है, उसमें महिलाएं सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। शहर हो या गांव हो, देश के पूर्वोत्तर राज्य के इलाके में आप जाए या दक्षिण के राज्यों में जाए, तो ये आपको मानना पड़ेगा कि बहुत दिन के बाद महिलाओं ने एक लीडरशिप को लेके अपना एक भरोसा उनके मन में बना है कि देश में सही वक्त में, और जो पीएम कहते थे और लाल किले से कहा था कि यही समय है, सही समय है, तो ये सही समय में नारी शक्ति की बात करके और ये नारी बंधन अधिनियम की बात करके जब उन्होंने भागीदारी की बात की है, तो एक तो एस्पिरेशंस तो महिलाओं में बढ़ी है। लीडरशिप को लेके हो, चाहे लोकल बॉडी इलेक्शंस में आप देखें कि लीडरशिप में नेतृत्व को लेके हो, ये सारी चीजें आप देखेंगे तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि मेन स्ट्रीम में चाहे गांव की हो या शहर की महिलाएं आई हैं। लेकिन मैं जो अलग बात कहना चाह रहा हूँ वो ये भी है कि इस रोड शो का जब आकर्षण आप देखते हैं या जनसभाओं में जो पीएम मोदी को देखने के लिए ललक देखते हैं, और जब आप देखते हैं कि जो लोग बैठे होते हैं, आप बच्चे हों या छोटे मोटे आर्टिस्ट हों गांव में, और वो मोदी के कोई तस्वीर लेके आते हैं और बार बार हाथ हिलाते हैं, तो ये सब चीजें हम लोगों को जनरली हम लोग मीडिया में इस चीज को देख नहीं पाते हैं। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि देश में लंबे अरसे तक
जो एक दौर रहा है मिली जुली सरकार की, उसमें प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर भारत के एक राष्ट्रीय नेतृत्व की बात कहीं खो सी गई थी। ये बड़े दिनों के बाद 30-35 साल के बाद आप कह सकते हैं कि 2 जनरेशन बीत गए इसमें लगभग, और उसके बाद ये देश ने देखा है एक मजबूत देश का लोकतंत्र का एक मजबूत नेतृत्व को देखा है। तो डेफिनेटली एक राष्ट्रीय फलक पे ये मोदी के एक मजबूत शख्सियत के रूप में आने के साथ ही आज भले ही इलेक्शन में आप ये देखिए कि पूरा इलेक्शन का जो डिस्कोर्स है वो मोदी एंड एंटी मोदी है। उसमें अगर आप विपक्ष में चले जाएं तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज के जो इंडी गठबंधन की बात आप करते हैं उसका एजेंडा सिर्फ एंटी मोदी है। उसके सामने में उनके सामने में कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। वो हर बात को लेके आते हैं सिर्फ मोदी विरोध का। तो ये शायद राजनीति में एक फैशन बन गया है व्यक्ति विरोध का, जो शायद लोकतंत्र में ये अच्छा लगता नहीं है। फिर भी अपना पॉलिटिकल पार्टीज का किसी का भी अपना मुद्दा चुनने का और किसी को भी अपने तरीके से इसको विरोध करने का अपना हक है। तो जितने भी अपोजिशन के लीडर हैं उनका अपना जो एजेंडा है वो भी सही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जनता ने कम से कम आम वोटर्स ने, आम मतदाताओं ने जिस तरीके से रेसिप्रोकेट किया है, जिस तरीके से ये आकर्षण दिखाया है, तो आप कह सकते हैं कि लोगों ने ही मजबूर किया है विपक्ष को एंटी मोदी का एक स्लोगन देने का। क्योंकि लोगों को लगता है कि पीएम के साथ में जो आकर्षण है आम लोगों का, आम लोगों में मतलब आप उसमें आधी आबादी से जोड़ लीजिए, उसमें सारे यूथ से जोड़ लीजिए, इन सारे लोगों का जो आकर्षण है उनको लगता है कि यही आकर्षण, इतने बड़े आकर्षण के बीच में उनके सामने में शायद कोई बड़ा एजेंडा या बड़ा गारंटी या बड़ी कोई ऐसा न्याय योजना नहीं चल पाएगा। तो ये सीधे सीधे अटैक मोदी पे करते हैं, और जितनी बार अटैक करते हैं उतना लोगों का आकर्षण पीएम से बनता है। और वो एक रोड शो में जिस तरह से लोग आते हैं, तो आप ये बात यकीन मानिए कि लोग इसका जवाब उन्हीं को दे रहे हैं, विपक्ष को, जो इस बात के लिए साबित करना चाहते हैं एंटी मोदी का जो उनकी फिलॉसफी है, वो लोग आके सामने में खड़े होके कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। जी 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 निशांत, इससे पहले ये देखने में आ रहा था कि अखबारों में, मीडिया में और चुनावों को लेकर बड़ी चर्चा हो रही थी, चौक चौबारों पर भी चर्चा हो रही थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जनता के बीच में एक सन्नाटा सा था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये रोड शो किया है, उसके बाद गाजियाबाद, नोएडा जैसे शहरों में जो सबर्बन टाउन्स हैं दिल्ली के, वहां चुनावी पारा गर्म हो जाएगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद से ये तो तय है कि यहाँ पर अब चुनावी पारा गर्म हो चुका है। और प्रधानमंत्री के रोड शो में जिस तरीके से आम जनता में उत्साह देखा जा रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से ज्यादा संख्या यहाँ आम जनता की है। जो तमाम मार्केट्स हैं, उनके जो दुकानदार हैं, जो वहां पर ग्राहक आए हैं, वो हो गए थे। और इन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक झलक पाने के लिए वो घंटों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि तापमान यहाँ काफी ज्यादा था, धूप खुली धूप थी, छत पर कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां पर सर जो है वो छुपाया जा सके, धूप से बचा जा सके। उसके बावजूद अगर जनता 3 घंटे खड़े होकर किसी नेता का इंतजार कर रही है, जिसमें बड़ी संख्याएं में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, ये दिखलाता है कि वो नेता कितना लोकप्रिय है। और उसकी लोकप्रियता का असर अब यहाँ पे रोड शो करने के बाद से नजर आने लगेगा। और इंडी गठबंधन को अब ये चिंता करना आवश्यक हो गया है कि जब नरेंद्र मोदी गाजियाबाद की सड़क पर जनता से कनेक्ट हो चुके हैं, तो ऐसे में इंडी गठबंधन के कौन से बड़े नेता गाजियाबाद आएंगे ताकि अपने पक्ष में वो माहौल बना सके। फिलहाल नरेंद्र मोदी इस पूरी महफिल को कह सकते हैं कि उन्होंने अपने दम पर जीत लिया है। और तमाम लोग उनके जाने के बाद से भी उनके जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लगा रहे हैं, क्योंकि रोड शो में प्रधानमंत्री काफी आगे चले गए, लेकिन लगातार यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिंदाबाद के नारे जो है जनता में जा सकते हैं। जी शैलेंद्र, आगे भी इस तरह के रोड शोज प्रस्तावित हैं पहले चरण के लिए? जिस तरह का ये एक आगाज किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गाजियाबाद से, और निशान बता रहे हैं कि काफिला गुजर जा रहा है प्रधानमंत्री का, उसके बावजूद जो लोग हैं वो जिंदाबाद के नारे लगाते हुए थक नहीं रहे हैं और महफिल लूट ली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, निशांत का ऐसा कहना है। देखिए निखिल, निश्चित तौर पर बीजेपी की जो रणनीति है उसमें पहले चरण में या दूसरे चरण में बीजेपी ये चाहती है, ये सुनिश्चित करना चाहती है कि कम से कम एक रोड शो जरूर उस राज्य में
जहां पर पहले चरण में चुनाव हो रहा है वहां पर जरूर हो, और उस या फिर पहले या दूसरे चरण में जो लोकसभा सीटें जहां पर चुनाव संभावित है। तो उस लिहाज से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि मेरठ से चुनावी अभियान की शुरुआत हुई और गाजियाबाद में ये रोड शो देखने को मिला। हम आगे देखेंगे कि जहां पहले चरण में मतदान होना है वहां पर कुछ और रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ये सुनिश्चित करना चाहती है कि सबसे लोकप्रिय नेता को, पार्टी के सबसे बड़े नेता को ज्यादा से ज्यादा जनता से वो संवाद कर सकें, जनता के बीच वो जा सकें। ऐसे समय में जब अब लोकसभा चुनाव हो रहा है, निश्चित तौर पर बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अधिक से अधिक दौरे जरूर चाहेगी कि प्रधानमंत्री ज्यादा से ज्यादा लोकसभा क्षेत्रों तक पहुंचे और जनता से संवाद करें। तो ये उसकी एक आप देखें रूपरेखा हम यहाँ गाजियाबाद में देखते हैं। जब सहारनपुर के बाद यहाँ पर रोड शो देखने को मिला तो निश्चित तौर पर ये दिखाता है कि बीजेपी न कोई कोर कसर किसी भी राज्य में या किसी भी सीट को लेकर छोड़ना नहीं चाहती। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी को ये बखूबी पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो कुछ बदलाव देश में, उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है, उस बात का संदेश कैसे ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं तक पहुंचाना है, उसके लिए ये जरूरी है कि बूथ स्तर तक पार्टी कार्यकर्ताओं को तो मोबिलाइज किया ही गया है, साथ ही साथ जहां तक हो सके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ज्यादा से ज्यादा सभाएं, ज्यादा से ज्यादा रोड शो आयोजित किए जाए, उससे पार्टी को लाभ मिल सके। क्योंकि एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है। 2014 के मुकाबले हमने देखा 2019 में बीजेपी ने मत प्रतिशत में बढ़ोतरी की थी, सीटों संख्या में बढ़ोतरी की थी। अब उस 2019 की सीटों को 2024 में और आगे ले जाना है, इसलिए बीजेपी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है एनडीए के साथ। और खुद 370 जो एक सांकेतिक आंकड़ा इसलिए भी है कि अनुच्छेद 370 बीजेपी ने हटाया और यही 370 सीटों के लक्ष्य के साथ बीजेपी अपने अकेले दम पर ये चुनाव लड़ रही है। और बीजेपी सुनिश्चित करना चाहती है कि पार्टी को कम से कम 370 सीटें लोकसभा चुनाव में हासिल हो। उसके लिए जरूरी है कि बहुत एक बड़ी व्यूह रचना के साथ, संगठन के कार्यकर्ताओं के हौसला अफजाई के साथ, बूथ पर पन्ना प्रमुखों की मेहनत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुनिया के सबसे लोकप्रिय चेहरे की ज्यादा से ज्यादा चुनावी जनसभाओं या फिर रोड शो के साथ पार्टी आगे बढ़े। और इसीलिए 370 मत हर बूथ पे ज्यादा हो, उस पर बहुत फोकस किया गया है, क्योंकि बीजेपी सदैव से जानती है कि अगर किसी राज्य का चुनाव जीतना है या लोकसभा का चुनाव जीतना है तो बूथ जीतना बहुत जरूरी है। इसलिए बूथ अध्यक्षों पर, बूथ कार्यकर्ताओं पर बीजेपी बहुत फोकस करती है। और तमाम हमने देखा है कि टिकट वितरण में भी ये दिखा है कि पार्टी के आम कार्यकर्ताओं को जगह दी गई है, पार्टी के आम कार्यकर्ताओं को टिकट दिया गया है, जिससे एक संदेश जा सके कि बीजेपी विपक्षी दलों की तरह वो दल नहीं है जहां पर कुछ चंद परिवारों का कब्जा है। बीजेपी में एक आम कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है, बीजेपी में एक आम परिवार का व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच जाता है, और बीजेपी में एक आम कार्यकर्ता किसी भी बड़े से बड़े पद पर पहुंच सकता है, सांसद, विधायक, मंत्री बन सकता है। और इस बार के टिकट वितरण में भी हर राज्य में हम देख रहे हैं कुछ ऐसे चेहरे ऊपर लाए गए हैं, क्योंकि बीजेपी ये मानती है कि जो आज का वीआईपी है उसे कभी न कभी आगे बढ़ाया गया था संगठन के तौर पर। तो बीजेपी के लिए कार्यकर्ताओं को आगे लाना चुनावी राजनीति में जहां तक संभव हो सकता है बीजेपी ये प्रयोग करती रहती है। हमने देखा था कि गुजरात विधानसभा में बड़े स्तर पर इस प्रयोग को किया गया था, उसके बहुत शानदार नतीजे देखने को मिले थे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में भी जहां तक हो सका बीजेपी ने संगठन के खांटी कार्यकर्ताओं को टिकट देकर आगे बढ़ाने का काम किया, और उत्तर प्रदेश में भी कुछ सीटों पर वहां के समीकरण के हिसाब से ये देखने को मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर ये एक प्रक्रिया है जो एक राजनीतिक दल के तौर पर बीजेपी आगे बढ़ा रही है, जिससे कार्यकर्ताओं में भी उत्साह हो और जनता में भी एक संदेश जाए कि दरअसल एक राजनीतिक दल के तौर पर बीजेपी किसी भी समर्पित कार्यकर्ता को लोकसभा चुनाव लड़ा सकती है। जी, विनोद मिश्रा जी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये जो हुजूम उमड़ा है प्रधानमंत्री की, जिस लोकप्रियता के चरम पर, जिस रथ पर वो सवार है, सीधा सवाल, इस लोकप्रियता की वजह आप क्या देखते हैं? आपने कहा कि इस तरह का विश्वास बनाने में वर्षों लगते हैं, प्रधानमंत्री ने जो 10 वर्षों में लगाया है। इंदिरा गांधी के बाद आपने एक रेफरेंस दिया कि इस तरह से मास लीडरशिप पहले नहीं दिखती थी। क्या वजह देखते हैं इसकी? लेकिन देखिए, हम लोग जब बात करते हैं लोकतंत्र की और चुनाव की बात करते हैं तो ऐसे लोकतंत्र का ये एक तरह से हम मानते हैं कि ये सबसे बड़ा उत्सव है। और उत्सव के साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि भारत के, इस देश के भाग्य के बदलने में भी इसकी एक बड़ी भूमिका होती है।
कि इतनी बड़े देश में अब इतनी डाइवर्सिटीज क्या है जिस देश में जी। 97 करोड़ से ज्यादा जिस देश में मतदाता हो, 10 लाख से ज्यादा जहां पोलिंग स्टेशन हो, और वहां एक तरह से एक सूत्र में एक इलेक्शन कमीशन है जो चुनाव कराती है। और उसके बाद जब आप देखते हैं कि सरकारों का फैसला होता है और सरकारें चुनी जाती है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के साथ का जो परिवर्तन है उसको भी हमें करीब से थोड़ा सा जानने की, समझने की जरूरत है कि ये आने इसके बाद डेमोक्रेसी में पीएम मोदी का मतलब क्या होता है। ये भी एक बड़ी चीज है और आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में इसकी चर्चा हो सकती है। इस दौर में जब आप देखते हैं कि इलेक्शन की सारे पार्टियों, पॉलिटिकल पार्टीज में तैयारी हो रही है, इंडिया गठबंधन से लेके और बाकी जो रीजनल पार्टियां हैं उसमें भी अलग अलग तैयारियां हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि मैदान में जब आप देखते हैं कि वो स्पिरिट से वहां पे कौन सी पार्टी खड़ी हुई है, तो आपको कम ही ऐसी पार्टी देखे अभी देखने में मिलेगी जिसमें लग रहा होगा आपको कि वो पार्टी पूरी मजबूती के साथ जनता के बीच में है और कुछ कहने के लायक में है। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको यकीन मानिए कि देश में अभी लोग जो है किसी विकल्प का कोई उनके सामने में कोई ऐसा दिख नहीं रहा है।